चैप्टर 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। यद्यप 1850 के दशक के बाद उदय हुए प्रांतीय संघ अपने सामाजिक आधार के साथ साथ अपने उद्देश्यों में सीमाबद्ध हो सकते हैं, तथापि उन्होंने राजनीतिक चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया की शुरुआत की और राजनीतिक सक्रियता को बल प्रदान किया। 1870 के दशक से भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए उपायों ने भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को तीव्र किया। 1870 के दशक के उत्तरार्ध और 1880 के दशक के पूर्वार्ध में उदय होने वाले अधिकतर राजनीतिक संगठन ब्रिटिश शासकों के आलोचक थे। उन्होंने सरकार से और अधिक अधिकारों की मांग की थी। इस प्रकार एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार से मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को प्राप्त हुआ। ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी A.O. ह्यूम को सौंपा, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बॉम्बे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की तथा इसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इसमें प्रमुख हैं दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचारी तथा दिनसा ई वाचा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित होती रहीं। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वाल्व की अवधारणा थी? कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं को उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों ने सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर मतैक्य नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा उनका विरोध किया जाता या उसमें व्यवधान पैदा किया जाता तथा सरकार उनकी अनुमति नहीं देती, किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसके कारण कांग्रेस की स्थापना हो गई। बिपिन चंद्रा के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्रित होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली। इसी से सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का जन्म हुआ।
कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से ही सही किंतु एक संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों से लेकर किया गया था, तथापि धीरे धीरे उनके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया तथा शीघ्र ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना कराना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना और भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित देना तथा उनका प्रसार करना। कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905। प्रमुख नेता। कांग्रेस ने इस चरण 1885 से 1905 को नरम दलीय चरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, रास बिहारी घोष, R.C. दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, P.R. नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। उनकी यह विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते थे, से पृथक करती है। उदारवादी उपागम। उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, तथा इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मत से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार कर लेगी। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई और यदि वे असफल होते तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेते। अपने दूसरे उद्देश्य के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफी समय इंग्लैंड में बिताया तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा सभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है। इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं तथा यथा दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त, दिनसा वाचा एवं कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन को शोषणमूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उनके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना। इसके अनुसार सोची समझी राजनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जाता है तथा ब्रिटेन ने निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, वह भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिनका मानना थी भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिससे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से सरकार को भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास तथा संरक्षण, और दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की भी मांग की। व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, परंतु इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प होती थी। 1862 से 1892 के मध्य 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीयों की इस परिषद के सदस्य बन सके, जिनमें से अधिकांश धनी, प्रभावशाली एवं अंग्रेजों के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों एवं प्रख्यात लोगों को उनकी सदस्यता मिली। इनमें सैयद अहमद खान, कृष्णोदास पाल, पी.एल. मंडलीक, के.एल. नुलकर एवं राज बिहारी घोष प्रमुख थे। इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों के संवैधानिक सुधार की मांग मुख्यतः निम्न दो बिंदुओं तक केंद्रित रही: परिषदों का विस्तार और उनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, तथा परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्य रूप से आर्थिक विषयों पर। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधार की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों में कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई तथा अपने वार्षिक अधिवेशनों में उसने इन सुधारों की जनमत आलोचना की। इनके पश्चात उसने मांगे कि उनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। अंग्रेज ने इसे नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य तिलक ने स्वराज की मांग प्रारंभ कर दी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता एवं गोखले ने ब्रिटिश सरकार की उस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत वह भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि वह परिषद भारतीय नेताओं को उद्गार मात्र प्रकट करने का मंच हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तथा भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इन परिषदों के माध्यम से राष्ट्रवादियों ने भारतीयों की विभिन्न समस्याओं की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया और अक्षम कार्यपालिका की खामियां उजागर करने, भेदभावपूर्ण नीतियों एवं प्रस्तावों का विरोध करने तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने जैसे कार्य किए। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों ने इन कार्यों से भारतीयों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रमों एवं अभियानों का जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही, तभी सभी को मत देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। समान प्रशासनिक सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास। उदारवादियों ने निम्न आधारों पर सुधारों के लिए प्रयत्न किए: सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग, इसका आर्थिक आधार हो, क्योंकि विभिन्न प्रशासकीय पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी होगी। जैसा कि राजनैतिक आधार पर अंग्रेज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वे उनका काफी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते हैं। इससे भारतीय धन का निकास होता है। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर भी यह गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाए तथा उन्हें प्रशासकीय पदों से दूर रखा जाए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना, बर्मा के अधिकरण, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध, विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में ज्यादा व्यय की मांग, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा में ज्यादा व्यय पर जोर, कृषि सुधार एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु कृषक बैंकों की स्थापना इत्यादि। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग, उनके साथ हो रहे अत्याचार एवं प्रजातीय उत्पीड़न को रोकने की अपील, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी या नरमपंथियों ने इन अधिकारों की मांग के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया तथा इस संबंध में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों ने इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई और जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी एवं निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों ने कड़ा रोष जाहिर किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में नरमपंथियों का नाममात्र का योगदान था, इसलिए वे अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। इन आलोचकों का दावा है कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग अथवा भारतीय उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अनुनय विनय की नीति को आसान सफलता ही मिली और उनकी अधिकांश मांगे सरकार ने स्वीकार नहीं की। आंशिक सफलता ही मिली और उनकी अधिकांश मांगे सरकार ने स्वीकार नहीं की, किंतु नरमपंथियों की उपलब्धियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यथा उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया, साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमत बनाने तथा एवं जागृत लाने में भी काफी हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु अर्थात अंग्रेज हैं तथा सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने लोगों के राजनीतिक कार्य में दक्ष दिया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे, न कि उथली भावनाओं पर। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा उनके हित में हो। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचारों तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया जिससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। उन्हीं के प्रयासों से विदेशी विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका। जनसाधारण की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा जनसामान्य ने इसमें शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है तथा इसके विचार एवं सोच संकीर्णता से ओतप्रोत हैं। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जातीय विविधता के कारकों में एकीकरण आवश्यक है, लेकिन वे इस महत्व को नहीं समझ सके कि इस कारक में विविधता के बावजूद उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीति रुख अख्तियार नहीं कर सके, किंतु बाद के राष्ट्रवादियों में उदारवादियों की इस सोच से अंतर था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए जनसम्मान से व्यापक पैठ बनाई और जनाधार बढ़ाया। कालांतर में इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिला। ब्रिटिश सरकार का रुख। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि
भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है। किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी। फलतः दोनों के आपसी संबंध और खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर दिया तथा वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही, ब्राह्मण एवं देशद्रोही, विप्लवकारी जैसे उपमाएं देने लगे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डाला एवं राजकरों की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों यथा सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश, राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया तथा उसने कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना में मदद की। सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।